तो शुरू करते हैं न्यूज पत्र सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा समस्तीपुर में ट्रांसफॉर्मर से भूत भगाने की भी है। राजस्थान के नागौर में छात्रों ने एक शिक्षक को अनूठी विदाई दी है। दरअसल गोगिलाव गांव में एक सरकारी स्कूल में पीटीआई टीचर हनुमान सिंह देवड़ा पिछले 29 सालों से बच्चों को प्रशिक्षित कर रहे थे और जब वो रिटायर हुए तो बच्चों के साथ पूरा गांव भावुक उठा और उनकी विदाई समारोह में स्कूल में पौधारोपण, रक्तदान और खेल की कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इतना ही नहीं, पीटीआई टीचर के नौकरी पेशा छात्रों ने मिलकर अपने शिक्षक को 10 लाख रुपए की कार भी उपहार में दी। हनुमान सिंह देवड़ा को न सिर्फ छात्रों ने अनोखी विदाई दी बल्कि राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने भी उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिए। बिहार के मुंगेर में अनोखी कांवड़ यात्रा नजर आई। यहां हावड़ा से आए शिवभक्त कांवड़ियों का जत्था बाबा बर्फानी की थीम पर कांवड़ लेकर बैद्यनाथ धाम देवघर की ओर बढ़ रहा है। 7 फीट ऊंची और 60 किलो वजनी इस कांवड़ पर बाबा बर्फानी की तस्वीर और अमर कबूतरों का जोड़ा भी बनाया गया है। इसके साथ ही बेगूसराय से आए कांवड़िया उज्जैन के महाकालेश्वर की थीम पर भी कांवड़ लेकर आगे बढ़ रहे हैं। जगह जगह लोग इन अनोखी कांवड़ के दर्शन कर रहे हैं। बिहार के समस्तीपुर में ट्रांसफार्मर से भूत निकालने के नाम पर घंटों पूजा पाठ की गई। दरअसल जिले के रहटौली गांव में ट्रांसफार्मर में बार बार आग लगने की घटना हो रही थी, जिसके बाद गांव वालों ने भूत पिशाच का साया मानकर भूत भगाने के लिए तांत्रिक बुला लिया और ट्रांसफार्मर से भूत भगाने के नाम पर घंटों तक तमाशा चलता रहा। इस दौरान तांत्रिक भी ट्रांसफार्मर के सामने पूजा पाठ कर भूत भगाने का दावा करता रहा। राजस्थान के धौलपुर में अनोखी प्रजाति का जानवर मिलने से हड़कंप मच गया। दरअसल ये जानवर पेंगुलिन है, जिसे जिले के नोनेहरा गांव में लोगों ने देखा और वन विभाग की टीम को दुर्लभ प्रजाति का जानवर होने की सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने पेंगुलिन का रेस्क्यू कर उसे जंगल में छोड़ दिया। तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। बता दें कि पेंगुलिन ज्यादातर अफ्रीकी देशों में पाए जाने वाला जानवर है। राजस्थान के टोंक में हुई भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर आ गए। ऐसे में पुलिया पार करने के लिए लोग ट्रैक्टर का सहारा ले रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ पीपलू पुलिया के ऊपर पानी बहने के कारण 2 पिकअप पुलिया से नीचे गिर गई। हालांकि घटना की खबर मिलते ही तुरंत पिकअप को निकालने का काम शुरू कर दिया गया। जेसीबी की मदद से एक पिकअप को पुलिया से बाहर निकाल लिया गया, जबकि दूसरा लोड होने की वजह से पानी में ही फंसा रह गया। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर नाबालिगों की हिंसा से जुड़ी है। बिहार में सुपौल के एक प्राइवेट स्कूल में गोलीबारी से इलाके में दहशत है। सबके मन में एक ही सवाल है कि आखिर नर्सरी का छात्र कैसे और क्यों पिस्टल लेकर स्कूल पहुंचा और अपने एक सीनियर छात्र को गोली भी मार दी। इस घटना के बारे में जिसने भी सुना वो हैरान रह गया। सबके मन में एक ही सवाल है कि आखिर नर्सरी में पढ़ने वाले मासूम के हाथ में कैसे पिस्तौल आई और कहां से आई। ऐसे में जरूरी है कि नाबालिगों के हाथ हथियार लगने से पहले खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। हंगामे और चीख पुकार की ये तस्वीरें बिहार के सुपौल की हैं। सुपौल में त्रिवेणीगंज के सेंट जॉन बोर्डिंग स्कूल में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। यहाँ नर्सरी में पढ़ने वाले एक 5 साल के छात्र के बैग में कुछ ऐसा देखने को मिला जिसे देखकर सभी हैरान हो गए। दरअसल नर्सरी का एक छात्र अपने बैग में अवैध हथियार लेकर स्कूल पहुंचा था। जानकारी के मुताबिक स्कूल में प्रार्थना से पहले 5 साल के नर्सरी स्टूडेंट ने 4th क्लास में पढ़ने वाले 10 साल के एक छात्र पर गोली चला दी। गोली की घटना से स्कूल में अफरा तफरी मच गई और छात्र इधर उधर भागने लगे। गोली छात्र के बाएं हाथ की हथेली में लगी जो आर पार हो गई, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। हालांकि आनन फानन में इलाज के लिए घायल छात्र को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। वहीं छात्र को गोली मारने की वजह अब तक सामने नहीं आई है।
जाहिर है इस चौंकाने वाली घटना के बाद स्कूल में हड़कंप मच गया। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी। सेंट जॉन स्कूल में एक बच्चा अपने घर से स्कूल बैग में पिस्टल लेके चला आया था, जो असेंबली के समय में उससे गोली चली। एक आसिफ नाम का 10 वर्षीय लड़का है, उसके बाएं हाथ के तलहटी में गोली लगी है, जिसका इलाज कर दिया गया है, खतरा से बाहर। किसी की गिरफ्तारी भी हुई इसमें? नहीं, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। हम लोग छापामारी कर रहे हैं, जल्दी गिरफ्तारी। सर एग्जाम भी हुआ था? थोड़ा सा ये हुआ था, तुरंत लोग खाली कर दिए सर। बच्चे की स्थिति क्या है सर? ठीक है, खतरे से बाहर है, बाएं हाथ के तलहटी में गोली लगी है। घटना के बाद स्कूल के प्रिंसिपल ने पीड़ित छात्र के घर वालों को जानकारी दी कि उनका बच्चा बीमार है, लेकिन जब वो स्कूल पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि बच्चे को गोली लगी है। स्कूल में गोली चलने की सूचना पर बच्चे के परिवार वाले और ग्रामीणों ने स्कूल परिसर में हंगामा किया और हाईवे को जाम कर कार्रवाई की मांग उठाई। हालांकि पुलिस ने समझा बुझाकर जाम खुलवाया। बच्चे को स्कूल भेजे। अच्छा, कौन सा स्कूल भेजने के बाद मैडम का फोन आया कि बच्चा को चोट लग गया। अच्छा। हम अपना गार्जियन को भेजे। कौन स्कूल में पढ़ता है बच्चा? संत जॉन स्कूल, वही गाँव में नजदीके में घर है। वहाँ पर भेजे तो तब हमको फोन किए गार्जियन, इसका पापा बोले क्या जो नहीं गोली मारा है। वो तो नहीं पहचानते हैं, जो गोली मारा था वो सब भाग गया बाउंड्री तरफ करके भाग गया। वो तो मार रहा था छाती में। मेरा बाबू जो है ऐसे करके ऐसे कर दिया ना, इसमें उंगली से गोली पार होकर के निकल गया। बेंच पे रखा हुआ मतलब थोड़ा सा लगा? थोड़ा सा नहीं लगा, थोड़ा सा हुआ। छाती में लग जाता तो मरिए न जाता बच्चा। हाथ उंगली में लग गया, उंगली में छेद करके निकल गया। जानकारी के मुताबिक 5 साल का बच्चा अपने बैग में हथियार छिपा कर ले गया था। इस घटना के बाद से अभिभावक सख्ती में हैं। सूचना के बाद स्कूल में पहुंची पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर 5 साल के बच्चे के पास हथियार कैसे पहुंचा। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस ने स्कूल प्रशासन से भी सवाल जवाब किए कि आखिर स्कूल में इतनी बड़ी लापरवाही हो कैसे गई। पुलिस स्कूल के डायरेक्टर को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। के डायरेक्टर को हम लोग हिरासत में ले लिए हैं, उससे पूछताछ की जा रही है। स्कूल में तोड़फोड़ भी हुआ है? ग्रामीणों के द्वारा तोड़फोड़ किया गया है स्कूल में। इस घटना की जानकारी जैसे हो रही है, हर कोई सुनकर दंग है। आखिर नर्सरी के बच्चे के पास बंदूक कैसे पहुंची? इसके अलावा नर्सरी के बच्चे ने गोली कैसे चलाई और किसी को मारने का प्रयास कैसे किया? बता दें कि यह घटना बच्चों के माता पिता के लिए भी चिंता का विषय बन चुकी है। स्कूलों में सुरक्षा और छात्रों के बैग की जांच की आवश्यकता पर जोर दिया जा रहा है। माता पिता और अभिभावकों ने भी इस घटना को लेकर चिंता जताई है। सुबह मेरा बच्चा स्कूल गया, जैसे रोज जाता है डेली, अपना 8:30 बजे निकल जाता है घर से। 9 बजे स्कूल स्टार्ट होती है, तो 9 बजे में 5 मिनट कुछ कम था तो स्कूल के प्रिंसिपल का फोन आया मेरे पास कि आपके बच्चे को चोट लगा, आप जल्दी आइए। जब हम गए तो मेरे बच्चे के हाथ में बहुत ज्यादा चोट लगा हुआ था। तो हमको तो चोट वो नजर नहीं, हमको बोले कि तो दूसरा चीज है सर, ये चोट नहीं है, क्या चीज है ये, सही से बोलिए। तो तब उस सर बोले कि नहीं, वो बच्चा जो है दूसरा नर्सरी क्लास का बच्चा अपने बैग में गन लेके आया हुआ था, वो जो है इसके हाथ में फायर कर दिया, ये चीज हमको बोला। हम बोले अच्छा कहाँ है वो बच्चा, कहाँ है और वो बंदूक कहाँ है? तो हमको नहीं दिया गया। बोला कि चलो पहले हॉस्पिटल चलो, हॉस्पिटल। हम बोले नहीं, पहले FIR करेंगे। तो बोला FIR नहीं करो, FIR अभी नहीं करना है, हॉस्पिटल चलना है। तो हम बोले नहीं, पहले हमको FIR करने दीजिए, फिर हॉस्पिटल जाएंगे। ये क्योंकि ये कोई फायर कर दिया है, गन से, बुलेट से मारा है, तो इसको पहले हम FIR करेंगे, पुलिस को सूचना देंगे। लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर 5 साल के मासूम बच्चे ने क्या सोचा और घर में रखा अवैध हथियार बैग में लेकर स्कूल पहुंच गया और इसके बाद खुद से सीनियर 4th क्लास के छात्र पर गोली चला दी। हालांकि गनीमत ये रही कि गोली छात्र के हाथ में लगी, नहीं तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता था। दरअसल इस उम्र के बच्चे अक्सर फिल्मों, टीवी शोज या वीडियो गेम्स में दिखाई जाने वाली हिंसक घटनाओं से प्रभावित हो जाते हैं। जानकार कहते हैं कि संभवतः बच्चे ने बिना सोचे समझे नायक की भूमिका निभाने की कोशिश की होगी, जिसे वो आदर्श मानता है। सिनेमा में सिंघम हो या कार्टून के कोई हिंसक कैरेक्टर, शायद उसी से प्रेरित होकर उसने इसे अंजाम दिया हो। हालांकि इस घटना के पीछे की सच्चाई क्या है, ये तो बच्चा ही जानता है कि उसने क्या किया, लेकिन इस घटना ने सबको जरूर हैरान कर दिया है।
अगर आपके बच्चे में आप कोई भी एग्रेशन के सिम्टम्स नोटिस करें, विच मीन्स अगर आपका बच्चा जैसे ही आप उसको किसी चीज पे टोकते हैं, कुछ समझाते हैं, तो आगे से गुस्सा करने लगता है, अपने आप को मारने लगता है, चीजें फेंकने लगता है, ये एक साइन है इंटरमिटेंट एक्सप्लोजिव डिसऑर्डर का, जो एक मानसिक स्थिति है जिसमें इंसान अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता, अपने इम्पल्सिव बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर पाता है। अगर आप अपने बच्चों में ये लक्षण देखें तो उनको तुरंत एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास, एक RCI लाइसेंस क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जरूर लेके जाएं। और हमें अपने बच्चों का सोशल मीडिया एक्सपोजर भी रेगुलेट करना चाहिए। आपका बच्चा कितनी टीवी देख रहा है, कितना ऐसे सीरियल्स देख रहा है जिसमें एग्रेशन का यूज हो रहा है, उस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। बताया तो ये भी जा रहा है कि घटना के बाद प्रिंसिपल ने आरोपी बच्चे के पिता को बुलाकर इसकी जानकारी दी, जिसके बाद वो अवैध पिस्टल लेकर फरार हो गया, जिसकी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। फिलहाल गोली चलाने वाला बच्चा और उसका पिता पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि जिस छात्र ने गोली चलाई है उसका पिता पहले से स्कूल में गार्ड का काम करता था। फिलहाल इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि जिस बच्चे ने गोली मारी उसके पास हथियार कहां से पहुंचा। अब बड़ा सवाल ये है कि नाबालिगों के मामले में देश का कानून क्या कहता है और उन्हें कितनी अधिकतम सजा हो सकती है। भारत में 18 वर्ष से कम उम्र का मुजरिम नाबालिग माना जाता है, लेकिन अब जघन्य अपराधों के लिए 16 से 18 साल के किशोर अपराधियों पर वयस्क की तरह मुकदमा चलेगा। नाबालिग आरोपी की सुनवाई सिर्फ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में ही होती है, लेकिन जघन्य मामलों में सुनवाई अदालतों में होगी। सजा के तौर पर ज्यादा से ज्यादा 3 वर्ष तक ही नाबालिग दोषी को बाल सुधार गृह में रखा जा सकता है, लेकिन जघन्य अपराधों में धाराओं के मुताबिक सजा दी जाएगी। ये तो रही भारत की बात, लेकिन नाबालिगों को लेकर दुनिया के अलग अलग देशों में क्या कानून है और सजा का क्या प्रावधान है। अमेरिका के कई राज्यों में हत्या और बलात्कार जैसे संगीन अपराध करने वाले 14 वर्ष से ज्यादा आयु के नाबालिगों का केस सामान्य अदालतों में चलता है और सभी कानून लागू होते हैं। न्यूयॉर्क में 16 साल से ज्यादा उम्र के आरोपी को नाबालिग नहीं माना जाता और जघन्य अपराध के दोष में उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। वहीं कनाडा में 12 वर्ष से ज्यादा उम्र के अपराधी का केस यूथ जस्टिस कोर्ट में चलता है। 5 साल से ज्यादा की सजा पाने वाले अपराधी अब 18 साल के हो जाते हैं तो उसे सुधार गृह से निकालकर सामान्य जेल में भेज दिया जाता है। जबकि ब्रिटेन में जघन्य अपराध में शामिल 10 से 18 वर्ष के दोषियों को कोई रियायत नहीं मिलती और उन्हें उम्र कैद तक की सजा दी जाती है। और चीन में 14 से 18 साल के बच्चों का अपराध साबित होने पर उन्हें आम अपराधियों की तरह सजा दी जाती है। सऊदी अरब में बच्चों और किशोर अपराधियों को सजा देने में कोई रियायत नहीं बरती जाती। बिहार के सुपौल की ये घटना न सिर्फ एक चेतावनी है बल्कि एक सबक भी है कि हम बच्चों के साथ संवेदनशीलता और समझदारी से उनके साथ बातचीत करें, उनकी इच्छाओं और सपनों को सही दिशा दें और उन्हें ये सिखाएं कि असली नायक वही होता है जो कानून का पालन करता है और समाज की रक्षा करता है। ऐसे में जरूरी है कि नाबालिगों के हाथ हथियार लगने से पहले खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। बिहार के सुपौल से रामचंद्र मेहता, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली हाईकोर्ट ने कोचिंग हादसे की जांच सीबीआई को सौंप दिया। ये सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। केरल के वायनाड में रेस्क्यू ऑपरेशन के चौथे दिन मलबे में दबे 4 लोगों को जिंदा बाहर निकाला गया। इसके साथ ही यहाँ लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। इन सब के बीच बेली ब्रिज पूरी तरह से चालू हो गया है, जिससे राहत बचाव कार्य में भी तेजी आएगी। लैंडस्लाइड वाले क्षेत्रों को 6 हिस्सों में बांटकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ अब नौसेना के जवान भी दुर्गम इलाकों में राहत सामग्री पहुंचाने में जुटे हैं। देश भर में बाढ़ बारिश का दौर जारी है। उत्तराखंड में भारी बारिश और लैंडस्लाइड के चलते केदारनाथ यात्रा रोक दी गई है और करीब 4000 श्रद्धालुओं का रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया गया। मंडी के राजबन में भी लगातार दूसरे दिन रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। यहाँ बादल फटने की वजह से कई घर मलबे में तब्दील हो गए। फिलहाल मौके पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस के जवान लापता लोगों की तलाश कर रहे हैं।
नीट यूजी पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है और कोर्ट ने परीक्षा रद्द करने की मांग को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि नीट पेपर लीक एक सिस्टमेटिक फेलियर नहीं है। पेपर लीक का असर हजारीबाग और पटना तक ही सीमित है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि पेपर लीक को रोकने और स्टोरेज के लिए एसओपी तैयार करना सरकार और एनटीए की जिम्मेदारी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कोचिंग हादसे की जांच सीबीआई को सौंप दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने मामले की जांच की निगरानी की जिम्मेदारी सेंट्रल विजिलेंस कमेटी के अधिकारी को सौंपी है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस और एमसीडी को फटकार लगाई और पूछा कि सड़क से गुजर रहे व्यक्ति को कैसे अरेस्ट कर सकते हैं। अच्छा हुआ आपने पानी का चालान नहीं काटा। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से माफी भी मांगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा है। सीएम ममता बनर्जी ने पत्र लिखा है कि बीमा प्रीमियम पर जीएसटी लगाने से आम लोगों पर आर्थिक बोझ पड़ता है। ममता बनर्जी ने इसे एंटी पीपल टैक्सेशन पॉलिसी करार देते हुए केंद्र सरकार से लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी वापस लेने की मांग की। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के एक ट्वीट से सियासत में उबाल आ गया। राहुल गांधी ने आधी रात सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि 2-in-1 को उनका चक्रव्यूह वाला भाषण पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से ईडी रेड की योजना बनाई जा रही है। राहुल के इस पोस्ट पर बवाल मचना तय था और हुआ भी वही। कांग्रेस ने मोर्चा खोलते हुए कहा कि राहुल ना डरने वाले हैं और ना पीछे हटने वाले हैं। वहीं बीजेपी ने राहुल के आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा कि कांग्रेस भ्रम फैला रही है। ऐसा पाप करेगा उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ेगा। अगर उन्होंने कोई पाप किया होगा तभी उनको संदेह होगा। ईडी और जांच एजेंसियों का कोई महत्व रह गया है क्या? कोई फेयर है? किस प्रकार से ये लोग सरकार का खिलौना बना हुआ है, ये सबको पता है। राहुल गांधी, उनके खिलाफ अगर षड्यंत्र भाजपा फिर शुरू कर रही है तो ये इस बात का प्रमाण है कि भाजपा अपने तानाशाही की जिद पर अड़ी हुई है। राहुल गांधी जी ने जो भी सरकार के खिलाफ आज जोर शोर से अपना आवाज बुलंद कर रहे हैं लोकतंत्र बचाने के लिए, उनके सबके खिलाफ एक साजिश रची जा रही है। कुछ भी हो सकता है, हमले भी हो सकते हैं हमारे सबके ऊपर, राहुल जी के ऊपर। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के तेवर पहले से ज्यादा आक्रामक हैं। राहुल गांधी जब से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बने तब से सरकार से तीखे सवाल कर रहे हैं। अब राहुल गांधी ने दावा करते हुए कहा कि संसद में उनके चक्रव्यूह भाषण के बाद अब ईडी उन पर छापेमारी करने की योजना बना रहा है। गुरुवार देर रात करीब 1:30 बजे राहुल ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, जाहिर है 2-in-1 को मेरा चक्रव्यूह भाषण पसंद नहीं आया। ईडी के अंदरूनी लोगों ने मुझे बताया कि छापेमारी की योजना बनाई जा रही है। मैं ईडी अधिकारियों का बाहें फैलाकर इंतजार कर रहा हूँ। चाय और बिस्किट मेरी तरफ से। और आज सुबह होते ही राहुल के पोस्ट पर सियासी बवाल शुरू हो गया। कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग छिड़ गई। मुझे सिर्फ इतना उनको बताना है कि ये इंदिरा गांधी का पोता है जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। ये राजीव गांधी का बेटा है जिसने इस आधुनिक भारत का निर्माण किया है। न इसे डरा सकते हो, न इसे परेशान कर सकते हो, न झुका सकते हो। चक्रव्यूह में जो तुमने बनाया है ना, तोड़ के वो निकल जाएगा। डर लग रहा है ना उससे, तो ईडी की रेड कराओगे? कराना। दुर्भाग्य है इस देश का, संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति इतना बड़ा एलओपी झूठ बोलेगा, भ्रम फैलाएगा, संविधान की खेती करने की बात करता है। संविधान लेकर के सदन में आते हैं। मैं चुनौती देता हूं कि ये राहुल गांधी बताएं कौन अधिकारी ने इनको इनसाइडर में फोन किया। ये भ्रम मत फैलाएं। ये शर्मिंदित हैं, अनुराग ठाकुर के प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाए।
दरअसल 29 जुलाई को लोकसभा में बजट पर बोलते हुए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला किया था। उन्होंने कहा कि देश के किसान, मजदूर और युवा डरे हुए हैं। इसी को आधार बनाते हुए राहुल ने दावा किया कि उनके खिलाफ ईडी छापेमारी की तैयारी कर रही है, जिसके बाद कांग्रेस और विपक्षी दल बीजेपी को तानाशाह बता रहे हैं। तो बीजेपी कह रही है कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ ईडी कार्रवाई करेगी। जब भी कोई सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है, निश्चित रूप से उसके पीछे ईडी डाल दी जाती है, उसके पीछे सीबीआई डाल दी जाती है। और यही हेमंत सोरेन जी के साथ हुआ, यही केजरीवाल जी के साथ हुआ, यही मनीष सिसोदिया के साथ हुआ, सत्येंद्र जैन के साथ हुआ, मेरे साथ हुआ। जो इस सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगा उसको पकड़ के जेल में डाल देंगे। राहुल गांधी जी की जो चिंता है वो बिल्कुल अपनी जगह जायज है। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं मोदी सरकार से कि अब वक्त बदल गया है, आप ये सब मत कीजिए। अभी आप 240 पे पहुंचे हैं, कल को 24 पे पहुंचेंगे और फिर आगे 2 पे पहुंचेंगे। लोकतंत्र में जनता बड़ी होती है। किस बात के लिए रेड? अपने मुंह मियां मिठू। ईडी तो चोर के ऊपर रेड करती है ना, भ्रष्टाचारी के ऊपर रेड करती है। यदि उनको लगता है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है तो ईडी रेड करेगी, लेकिन यदि उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया है तो ईडी किस बात के लिए रेड करेगी? कारण यह है कि वायनाड में कांग्रेस के कार्यकर्ता फेल हो गए हैं, कांग्रेस फेल हो गई है, कांग्रेस की नीतियां फेल हो गई हैं और जो इंडी गठबंधन है उसकी सरकार है। आज यदि भारत सरकार नहीं होती तो वायनाड में जो है लोगों का जान नहीं बचता। जिस आरएसएस को गाली दे रहे हैं वो आरएसएस के वॉलंटियर उसमें लगे हुए हैं, कांग्रेस के एक वॉलंटियर नहीं लगे हुए हैं। तो उनको जो है वायनाड के मुद्दे को भटकाना है। हालांकि अब तक किसी ने ये दावा नहीं किया कि राहुल के खिलाफ ईडी छापेमारी की तैयारी हो रही है या नहीं, लेकिन इस मुद्दे पर सियासत जरूर गर्मा गई है। तो राहुल गांधी कह रहे तो सही कह रहे होंगे। विपक्ष के नेताओं को जिस तरह से पड़ताल पहले भी किया जाता था, इस बार भी पड़ताल। अरे कोई नहीं, जनता जिसके साथ होती है उसके सब फेल हो जाता मामला, कोई कुछ नहीं कर पाएगा राहुल गांधी। जब से कांग्रेस पार्टी की सीटों में वृद्धि हुई है तब से अतिरिक्त पब्लिसिटी प्राप्त करने के लिए कांग्रेस पार्टी के नेता निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। ये उसी का नतीजा है। सवाल तो ये है कि राहुल के इन दावों का कोई ठोस आधार है भी या नहीं। क्या ऐसे दावे भी बस सियासी हवा बनाने के लिए किए जा रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 886 अंक लुढ़ककर 80,982 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 293 अंक फिसला, ये 24,718 पर पहुंच गया। बैंक, आईटी और ऑटो समेत कई सेक्टरों के शेयरों में जबरदस्त गिरावट रही। सोने की कीमतों में तेजी जारी है। शुक्रवार को दिल्ली सराफा बाजार में सोना 350 रुपए महंगा हुआ। इसके साथ ही अब दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 72,850 रुपए हो गई। वहीं चांदी की कीमतें 200 रुपए फिसली। अब दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत घटकर 86,000 रुपए पर पहुंची। कार कंपनी हुंडई मोटर ने अपनी पॉपुलर कार ग्रैंड i10 नियोस को डुअल सिलेंडर सीएनजी टेक्नोलॉजी के साथ भारतीय बाजार में लॉन्च किया है। टाटा मोटर्स के ही तर्ज पर कंपनी ने इस कार में 2 अलग अलग सिलेंडर इस्तेमाल किए हैं। एक्स्टर के बाद ये दूसरी कार है जिसमें हुंडई ने डुअल सिलेंडर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। हुंडई मोटर की इस नई ग्रैंड i10 नियोस सीएनजी की शुरुआती कीमत करीब 7,75,000 रुपए है। चीन की कार मेकिंग कंपनी BYD ने अपनी कार सिगुल का अपग्रेडेड मॉडल लॉन्च किया है। इस नई कार में नए पावर ट्रेल ऑप्शन के साथ डिजाइन में भी थोड़ा बदलाव किया गया है। साथ ही पैसेंजर की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए कई सुरक्षा फीचर्स भी दिए गए हैं। दावा है कि इसका इलेक्ट्रिक मोटर 4.9 सेकंड में 0 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ लेती है। न्यूज पर के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी युवाओं से जुड़ी एक बड़े सवाल की। सवाल ये कि क्या देश में चुनाव लड़ने के लिए उम्र घटनी चाहिए? ये सवाल इसलिए खड़ा हो गया है क्योंकि इसकी मांग एक बार फिर उठी है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने देश में चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष करने की मांग की। राघव चड्ढा ने अपनी मांग के पीछे दलील दी है कि इससे भारतीय राजनीति में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने में मदद मिलेगी।
राज्यसभा में राघव चड्ढा ने कहा कि भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है। आम आदमी पार्टी के सांसद ने बताया कि भारत की 65% आबादी 35 वर्ष से कम उम्र की है और 50% आबादी 25 वर्ष से कम उम्र की है। राघव चड्ढा ने कहा कि जब आजादी के बाद पहली लोकसभा चुनी गई थी तो 26% सदस्य 40 वर्ष से कम उम्र के थे, जबकि पिछली यानी कि 17वीं लोकसभा में केवल 12% सदस्य 40 वर्ष से कम उम्र के थे। इस बार 18वीं लोकसभा में 11% सदस्य 40 साल से कम उम्र के हैं, जबकि औसत आयु 56 साल है, जो कि पिछली लोकसभा में 59 साल थी। राघव चड्ढा ने कहा कि भारत एक युवा देश है जिसमें पुराने राजनेता हैं। हमें युवा राजनेताओं वाला एक युवा देश बनने की आकांक्षा रखनी चाहिए। पिछले साल एक संसदीय समिति ने भी लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 7 साल कम करने का समर्थन किया था। संसदीय समिति ने लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु को मौजूदा 25 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने की सिफारिश की थी। समिति ने अपनी दलील के पीछे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन का उदाहरण दिया था, जहां किसी भी तरह का चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र 18 साल है, जबकि भारत में मौजूदा कानून के अनुसार लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा और राज्य विधान परिषद का सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम उम्र 30 साल है। जाहिर है, भारत जैसे युवा देश में ऐसी मांग उठना एक बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे पर हमने कुछ युवाओं से बात की और उनकी राय जानी है। छोटे इंसान के अंदर आनी चाहिए, 25 साल उम्र कम नहीं है, ठीक है, ये बहुत सही है। अब वो पता नहीं किस बेसिस पे कह रहे हैं, लेकिन इंसान के अंदर एक नॉर्मल मैच्योरिटी होनी चाहिए। आपने कैमरा पकड़ रखा है, आपकी उम्र भी उसके आसपास होगी, एक्सपीरियंस लेने में टाइम लगता है, तो थोड़ा सा टाइमिंग तो मिलनी चाहिए। 25 साल उम्र सही है। अब ये किस एवज में उठा रहे हैं हमें नहीं पता। 21 साल में आप छात्र संघ का चुनाव लड़ सकते हैं देश में, तो छात्र संघ का लड़िए, पहले राजनीति का अनुभव लीजिए, सीखिए राजनीति क्या है। राजनीति कोई ऐसा नहीं है, मान लीजिए आपको जनता चुन के भेजेगी, तो हाँ एक मैच्योरिटी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी होती है, तो उसके लिए एक 25 साल की उम्र सही है। 21 साल में युवा क्या करता है? अगर कोई युवा होगा तो वो युवाओं के बारे में सोचेगा कि रियलिटी में आज की डेट में ग्राउंड में क्या हो रहा है युवाओं के साथ, क्या सही से वो एजुकेशन सिस्टम है हमारा, जिस तरीके से हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। और दूसरी बात, खाली युवाओं को ही नहीं बल्कि जो थोड़े बुजुर्ग हैं उनको भी राजनीति में रहने का मकसद ये होना चाहिए कि जो अनुभवी लोग होते हैं ना, अनुभवी लोग दिशा दिखाते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे होगा। कहते हैं ना कि जिसने इतिहास नहीं पढ़ा वो इतिहास दोहराता है। अगर मुझे इतिहास का ही नहीं पता कि इन नेताओं ने क्या गलती करी, तो मैं भी वो गलती कर बैठूंगा। तो इसीलिए मेरे को लगता है कि युवाओं को भी और बुजुर्गों को भी बराबर मध्यम वर्ग, मतलब क्या कहते हैं, नॉर्मलाइजेशन करना चाहिए इन चीजों पे कि ये दोनों एक साथ चलें। युवा अगर देश की राजनीति में आएंगे तो भला होगा युवाओं का। युवा अगर 16 साल में एयरफोर्स में भर्ती हो सकता है, 18 साल में आर्मी में जा सकता है, नेवी में जा सकता है, सरकारी नौकरी के लिए एलिजिबल हो जाता है, तो मतलब राजनीति में क्यों नहीं आ सकता? वो जानी चाहिए। उससे क्या होगा, बच्चों को जब 21 साल का होगा तो वो क्षेत्र में जाकर के संघर्ष भी करेगा, जो है, क्योंकि युवा होगा जो है तो लोगों के बीच में भी जाएगा, सब कुछ है, उससे देश की राजनीति ही बदल जाएगी पूरा जो है। राजनीति एक्सपीरियंस चाहिए होता है। कुछ आदमी काम करता है, उसने मेहनत की है तो उसको एक नॉलेज होती है, वो बढ़ता है। कोई एग्जाम देने जा रहा है क्या? कोई मैंने को किसी ने कमांड दिया हुआ, मैं यहाँ ड्यूटी पे खड़ा हूँ, उसको गोली मारनी है, ये तो नहीं हो सकता ना। देखिए, राजनीति में आपका सेल्फ थिंकिंग जो होनी चाहिए ये मायने रखती है, और एक 20, 21, 25 साल के लड़के में ये नहीं हो सकती है। मेरे हिसाब से तो ये उन्होंने जो बोला वो सही बोला है, क्योंकि जब वोटिंग की उम्र 18 साल है तो 21 साल की उम्र में क्यों बंदा कोई राजनीति में नहीं आ सकता। और आजकल के उसमें आप देखोगे तो कि हमारे जो भी मिनिस्टर्स वगैरह हैं उनकी एज देखे एक बार आप कितनी है, वो न्यू जनरेशन को समझ ही नहीं पाते हैं कि क्या उनके मेंटालिटी कैसे चलना चाहिए। हाँ, तो जब तक न्यू जनरेशन के नहीं आएंगे लीडर्स, तब तक आगे नहीं बढ़ पाएगा ये देश। उनका जो बोलना वो ठीक ही है, क्योंकि जब 18 साल की उम्र में जब यंग लड़के देश को संभाल सकते हो, क्या राजनीति में नहीं कर सकते? कर सकते, क्यों नहीं कर सकते हैं? आज के क्या हो गया कि ओल्ड एज वाले सब राजनेता हैं, ओल्ड एज वाले अपना वो हिसाब से पुराने बात सोचते हैं, नई जनरेशन को समझ नहीं पा रहे हैं, जिस वजह से इधर का 25 से उम्र कम करके 21 तो ठीक ही है, उसके आगे ये जो 70-75 वाले हैं उसको एज को कम कर देना चाहिए, उसको 60-65 तक कर देना चाहिए था। जैसे कि आजकल लोग जल्दी मैच्योर हो रहे हैं, हम देखते हैं पहले लोगों की समझ कहीं ना कहीं डेवलप होती थी 18 साल के बाद।
आजकल हम देखते हैं हमारा 3 से 4 साल का बच्चा अच्छे से इंटरनेट चला लेते हैं, अच्छे सब चीज कर लेते हैं। 18 साल तक व्यक्ति अच्छे से मैच्योर हो जाता है, 21 साल तक तो वास्तव में देश को संभाल सकता है। इसी के साथ न्यूज पत्नी मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।